पहली जॉन विक फिल्म ऑडियंस को एकदम साइलेंस्ड शॉट की तरह लगी। वो अनएक्सपेक्टेड थी, वो ब्रूटल थी, वो स्टाइलिश थी। लोगों ने बातें की, उन्हें और चाहिए था। वो शांत आदमी जो बस अकेला रहना चाहता था एक लेजेंड बन गया था। तो जब सीक्वल की खबर आने लगी, एंटीसिपेशन बढ़ने लगा। क्या वो वैसा ही जादू फिर से कर पाएंगे? क्या वो उस कॉम्प्लेक्स दुनिया को और बढ़ा कर पाएंगे जिसका हिंट पहली फिल्म में मिला था? डिमांड तो थी। इस यूनिक ब्लेंड यानी बैले जैसे वायलेंस और स्टोइक हीरोइज्म के लिए भूख साफ दिख रही थी। सब सोच रहे थे कि जॉन को उस लाइफ में वापस कौन खींचेगा जिससे बचने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। फिर से स्टेज सेट था कुछ बड़े के लिए, कुछ और बोल्ड के लिए। फरवरी 2017 में स्क्रीन्स पर धमाकेदार एंट्री मारी। उसने सिर्फ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की, उन्हें तोड़ फोड़ दिया। फिल्म ने तुरंत क्लियर कर दिया कि यह बस पुरानी चीज नहीं है, यह एक एस्केलेशन था। असैसिन अंडरवर्ल्ड की कॉम्प्लेक्स मिथोलॉजी, जिसमें गोल्ड कॉइन्स, उनकी पवित्र जगहें और न टूटने वाले रूल्स हैं, अब और गहराई से एक्सप्लोर होने वाली थी। कियानू रीव्स लौटे जॉन विक के रोल में, और भी थके हुए, लेकिन उनकी मारून की शक्ति कम नहीं हुई थी। फिल्म ने प्रॉमिस किया ज्यादा एक्शन, हायर स्टेक्स और वायलेंस से भरी लाइफ के अंजामों में एक गहरा डाइव। फैंस ने सीट बेल्ट बांध ली। उन्हें पता था कि एक जबरदस्त राइड होने वाली है। सीक्वल ने पहली फिल्म की नींव पर बहुत अच्छे से बिल्ड किया। दुनिया और रिच, ज्यादा लोगों वाली और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगी। हमें दी कॉन्टिनेंटल असैसिन्स के लिए न्यूट्रल टेरिटरी और दी हाई टेबल, वो शैडोई काउंसिल जो इस क्लैंडेस्टाइन सोसाइटी को गवर्न करती थी, के बारे में और पता चला। ने सिर्फ ज्यादा गन फाइट्स और कार चेसिस नहीं दिए, उसने हमें और लॉर और रूल्स तोड़ने के लिए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस दिए। वो समझ गए कि जॉन विक का अपील सिर्फ एक्शन नहीं था, बल्कि वो फैसिनेटिंग यूनिवर्स भी था जिसमें यह सब हो रहा था। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसका अपना इतिहास था, अपनी परंपराएं थीं और बहुत बहुत तेज दांत थे। ये एक्सपेंशन क्रूशियल था। इसने जॉन विक को एक सिंपल रिवेंज स्टोरी से एक एपिक सागा में बदल दिया। फिल्म ने एक बड़े नैरेटिव के लिए स्टेज सेट किया, जहां हर एक्शन का इस छिपी हुई सोसाइटी में दूर तक असर होता था। नए कैरेक्टर्स, रोम जैसे नए लोकेशंस और असैसिन के कोड में नए लेयर्स का इंट्रोडक्शन वर्ल्ड बिल्डिंग के प्रति एक ऐसा कमिटमेंट दिखाता है जो बहुत कम एक्शन फ्रेंचाइजीज अटेम्प्ट करती हैं, और इतनी फाइनेस से अचीव होना तो दूर की बात है। एक क्लियर स्टेटमेंट था, जॉन विक की कहानी अभी शुरू हुई थी और जिस दुनिया में वो रहता था वो पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी और खतरनाक है। बूगीमैन वापस आ गया था और उसका लेजेंड और बढ़ने वाला था। फिल्म शुरू होती है एक बैंक के साथ, क्वाइट लिटरली। जॉन विक एक मिशन पर है, कोई नया नहीं बल्कि उसकी पुरानी लाइफ का एक अनफिनिश्ड बिजनेस। उसे अपनी कार वापस चाहिए, उसकी 1969 फोर्ड मस्टैंग मैक 1। वो पहली फिल्म में चोरी हो गई थी। उसकी खोई हुई जिंदगी और उस पीस का सिंबल जो वो चाहता था। अब्राम टैरासोव, विगो का भाई और आयोसेफ का अंकल, जॉन के शुरुआती रैम्पेज के अनलकी इंस्टिगेटर्स, अब उसके पास है। जॉन का टैरासोव के चॉप शॉप में अराइवल नेगोशिएशन कम और अपने इंटेंट का डिक्लेरेशन ज्यादा था। वो वहां अपनी कार के लिए है और जो भी उसके रास्ते में खड़ा होगा वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है। जो सीक्वेंस फॉलो करता है वो कंट्रोल्ड केओस की एक सिम्फनी है। जॉन विक एक ऐसी ब्रूटल एफिशिएंसी से मूव करता है जो ब्रेथ टेकिंग है। वो टैरासोव के आदमियों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट, प्रिसिशन मार्क्समैनशिप और वेहिकुलर मेहम के मिक्सचर से डिस्पैच करता है। यह क्लियर है कि भले ही उसने रिटायरमेंट चाहा था, उसके स्किल्स डल नहीं हुए हैं। अगर कुछ है तो वो और शार्प लगते हैं। एक ग्रिम डिटर्मिनेशन से फ्यूल्ड एक्शन विसरल, इंटेंस और ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड है। ये ऑडियंस को और अंडरवर्ल्ड को एक स्टार्क रिमाइंडर देता है कि जॉन विक आखिर है कौन। वो सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो एक फोर्स ऑफ नेचर है, प्रोवोक क्रून पर डिस्ट्रक्शन का एक आर्टिस्ट। टैरासो के ऑपरेशन को रबल में रिड्यूस क्रूने और अपनी बैटर्ड मस्टैंग रिक्लेम क्रून के बाद जॉन एक ट्रूस करता है। वो अब्राम के साथ एक ड्रिंक शेयर करता है, एक टेंस मोमेंट जो उनके आसपास के कार्नेज से और गहरा हो जाता है। पीस? अब्राम पूछता है ऑलमोस्ट इनक्रेजुलसली। जॉन सिर हिलाता है। वो जेन्युइनली ऐसा मानता हुआ लगता है कि बस यही है, ये फिनल लूज एंड है। वो घर लौटता है, अपने वेपन्स और गोल्ड कॉइन्स वापस कंक्रीट के नीचे दफना देता है, यह सिग्नल करते हुए कि वो एक बार फिर क्वाइट सॉलिट्यूड की लाइफ अपनाना चाहता है। उसके पास्ट के गोस्ट्स, वो उम्मीद करता है, फाइनली शांत हो गए हैं। उसके पास उसकी कार है, उसके पास उसका डॉग है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पीस जॉन विक जैसे आदमी के लिए एक फ्रेजाइल कमोडिटी है। यह एक फ्लीटिंग ड्रीम है ऐसी दुनिया में जो उसे जाने नहीं देना चाहती। उसकी फॉर्मर लाइफ के शैडोज लंबे और परसिस्टेंट हैं। जब वो अपनी कार को वेल्ड करके वापस शेप में लाने की कोशिश करता है, फिजिकल डैमेज को ठीक क्रून की, तब भी गहरे स्कार्स बाकी रहते हैं। अंडरवर्ल्ड उसे याद रखता है और उस पास्ट का एक पर्टिकुलर फिगर अब दस्तक देने वाला है। जॉन की केयरफुली कंस्ट्रक्टेड ट्रैंक्विलिटी को शैटर क्रून वाला है। वो क्वाइट लाइफ जिसके लिए वो तरसता है अब वायलेंटली इंटरप्ट होने वाली है, ये प्रूव करते हुए कि कुछ डेप्थ्स कभी सच में रिपे नहीं किए जा सकते और कुछ डोर्स कभी सच में क्लोज नहीं किए जा सकते।
जैसे ही जॉन अपनी रिटायर्ड लाइफ में थोड़ा सेटल बैक होने लगता है, उसके पास्ट से एक स्पेक्टर आता है। सेंटिनो डी एंटोनियो, एक पावरफुल इटालियन क्राइम लॉर्ड, जॉन के डोर स्टेप पर अपीयर होता है। वो वहां किसी सोशल कॉल के लिए नहीं है, वो अपने साथ एक मार्कर लाया है, एक मेडेलियन जो एक ब्लड ऑथ यानी खून की कसम का निशान है, असैसिन कम्युनिटी में एक अनब्रेकेबल वाव। सालों पहले जॉन ने सेंटिनो की हेल्प मांगी थी अपना इम्पॉसिबल टास्क अचीव करून के लिए, वो टास्क जिसने उसे असैसिन लाइफ छोड़कर हेलेन से शादी करून दी। बदले में जॉन ने इस मार्कर के जरिए अपनी सर्विस प्लेज की थी। सेंटिनो अब वो डेट कलेक्ट करून आया है। मार्कर कोई कैजुअल प्रॉमिस नहीं है, यह एक प्रोफाउंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लड में सील किया हुआ। उनकी दुनिया में मार्कर का सम्मान न क्रूना एक ग्रेव ऑफेंस है, एक ट्रांसग्रेशन जिसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सेंटिनो चाहता है कि जॉन उसकी अपनी सिस्टर जियाना डी एंटोनियो का असैसिनेशन करे ताकि वो हाई टेबल पर उसकी सीट ले सके। ये पावर के लिए एक कोल्ड कैलकुलेटेड मूव है और सेंटिनो जॉन विक को इसे अचीव करून का परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट मानता है। वो जॉन की रेपुटेशन जानता है, वो उसकी कैपेबिलिटीज जानता है और वो जानता है कि जॉन अपनी ली हुई औथ से बाउंड है। जॉन हालांकि रिटायर्ड रहने की अपनी डिजायर पर स्टेडफास्ट है, वो रिफ्यूज करता है। मैं अब वो गाय नहीं रहा, वो सेंटिनो से कहता है। उसने अपने उस पार्ट को बरी कर दिया है या वो ऐसा बिलीव करता है। उसने पीस टेस्ट किया है, चाहे कितना भी ब्रीफ हो, और वो उसे विलिंगली सरेंडर नहीं करेगा। जॉन के लिए मार्कर को ऑनर क्रून का मतलब है उस अबिस में वापस स्टेप क्रूना जिससे बचने के लिए उसने इतनी डेस्परेटली फाइट की थी। इसका मतलब है एक बार फिर बाबा यागा बनना, हायर के लिए एक किलर। ये रिफ्यूजल सिर्फ एक जॉब अवॉइड क्रून के बारे में नहीं है, ये अपनी वाइफ की मेमोरी और उस क्वाइट लाइफ को प्रोटेक्ट करून के बारे में है जिसे वो रिप्रेजेंट करती थी। सेंटिनो एक आदमी जिसे जो वो चाहता है वो पाने की आदत है, इस रिफ्यूजल को अच्छे से नहीं लेता। वो जॉन को रूल्स की याद दिलाता है, ओथ के इनएस्केपेबल नेचर की। तुम रिटायर्ड नहीं हो जॉन, तुम बस रेस्ट कर रहे हो, टेंशन थिक है। जॉन का डिफाइंस सिर्फ सेंटिनो को ही नहीं बल्कि उनकी पूरी सोसाइटी की ट्रेडिशंस को डायरेक्ट चैलेंज है। इम्प्लीकेशंस क्लियर हैं, रिप्रेक्शंस होंगे। ये कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है जिससे जॉन सिंपली वॉक अवे कर सके। फेट के गियर्स टर्न हो रहे हैं और जॉन उनके मैकेनिज्म में कॉट है, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। उसके पास्ट की उस पर एक ग्रिप है, एक ग्रिप जो ब्लड में सील है। सेंटिनो डी एंटोनियो इंसबॉर्डिनेशन टॉलरेट नहीं करता। जॉन के मार्कर को ऑनर क्रून से रिफ्यूज करून के रिस्पॉन्स में सेंटिनो अपनी फ्यूरी अनलीश करता है। वो अपने आदमियों को जिन्हें लीड कर रही है उसकी म्यूट लेकिन फॉर्मिडेबल बॉडीगार्ड एरिस एक क्लियर मैसेज भेजने का ऑन ऑर्डर देता है। वो मैसेज एक ग्रेनेड लॉन्चर के फॉर्म में आता है। जॉन का मेटिकुलसली रीबिल्ट होम उसकी लेट वाइफ हेलेन की मेमोरीज से भरा एक सैंक्चुअरी सिस्टमैटिकली बर्निंग रबल में रिड्यूस हो जाता है। यह एक ब्रूटल सिंबॉलिक एक्ट है जो जॉन की पीसफुल रिटायरमेंट की होप्स को उसके फिजिकल पोजेशंस के साथ इंसिनरेट कर देता है। उसकी नॉर्मल लाइफ के लास्ट वेस्टेजेस चले गए, ऐश और स्मोक में बदल गए। जॉन और उसका डॉग असॉल्ट से सर्वाइव कर जाते हैं लेकिन डिस्ट्रक्शन कंप्लीट है। वो सुलगते हुए रूइंस को घूरता है, पेन और लॉस उसके फेस पर एच्ड है। यह अटैक सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज से कहीं ज्यादा है, यह उसकी सोल का वायलेशन है, हेलेन की मेमोरी का डेसिक्रेशन है। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। सेंटिनो ने न सिर्फ उसे लाइफ में वापस खींच लिया है बल्कि उसे एक फ्रेश वुंड भी दिया है, रेज का एक नया रीजन। क्वाइट मैन को एक बार फिर बहुत ज्यादा पुश कर दिया गया है। जो पीस वो चेरिश करता था वो वायलेंटली रिप अवे कर दी गई है। सिर्फ उसके पास्ट की कोल्ड रियलिटी बाकी रह गई है। गाइडेंस सीख करते हुए या शायद बस इनएविटेबल का कंफर्मेशन जॉन विंस्टन से मिलता है जो न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल का मैनेजर है। विंस्टन असैसिन अंडरवर्ल्ड में अथॉरिटी और नॉलेज का फिगर ग्रिम ट्रुथ कंफर्म करता है, मार्कर बाइंडिंग है। इसे रिफ्यूज क्रूना उनकी सोसाइटी के 2 अनब्रेकेबल रूल्स में से एक को ब्रेक क्रूना है। ऐसे एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेज सीवियर होते हैं। विंस्टन जॉन को ऑथ ऑनर क्रूने सेंटिनो के प्रति अपनी ओन ऑब्लिगेशन फुलफिल क्रून की एडवाइस देता है। कोई और रास्ता नहीं है अगर वो जीना चाहता है, भले ही उनकी दुनिया के कन्फाइंस के अंदर। रूल्स तो रूल्स हैं। भारी दिल और सिमरिंग रिसेंटमेंट से भरी स्पिरिट के साथ जॉन अपने बेरिड कैश ऑफ गोल्ड कॉइन्स और वेपन्स रिट्रीव करता है। वो टास्क एक्सेप्ट करता है, वो रोम जाएगा, वो सेंटिनो की ब्लडी रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा। लेकिन यह एक्सेप्टेंस विलिंग सर्विट्यूड की नहीं है, ये नेसेसिटी से पैदा हुआ एक एक्ट है, डार्कनेस में एक रिलक्टेंट स्टेप बैक। उसे वो किलर बनने पर फोर्स किया जा रहा है जो वो अब बनना नहीं चाहता। आगे का रास्ता वायलेंस और बिट्रियल से पेव्ड है और जॉन विक इस ग्रिम अंडरस्टैंडिंग के साथ उस पर चलता है कि पीस की उसकी क्वेस्ट फेल हो गई है, जिसे सर्वाइवल और इवेंचुअली रिवेंज की कोल्ड इंपेरेटिव ने रिप्लेस कर दिया है। सेक्शन 5 मिशन इन रोम असैसिनेशन एंड एस्केलेटिंग बैटल्स। जॉन विक रोम ट्रैवल करता है।
ये एंशियंट सिटी उसके हाथ में मौजूद ग्रिम बिजनेस के लिए एक स्टार्क ब्यूटीफुल बैकड्रॉप प्रोवाइड करती है। उसका टारगेट जियाना डी एंटोनियो, सेंटिनो की सिस्टर, जो हाई टेबल पर अपनी सीट के लिए कोरोनेट होने वाली है। जॉन मेटिकुलसली प्रिपेयर करता है, रोमन कॉन्टिनेंटल द्वारा ऑनफर की गई सर्विसेज का फायदा उठाता है, स्पेशलाइज्ड वेपनरी से लेकर टेलर्ड बुलेट प्रूफ सूट्स तक। सोमेलियर सीन, जहां जॉन अपने फायर आर्म्स को फाइन वाइन्स की तरह सिलेक्ट करता है, कूल अंडरस्टेटेड लिथैलिटी का एक मास्टर क्लास है। वो एक आर्टिस्ट है जो अपने टूल्स प्रिपेयर कर रहा है, उसका फोकस एब्सोल्यूट, उसका डिमीनर चिलिंगली काम। सिटी की एंशियंट ब्यूटी उस मॉडर्न ब्रूटल टास्क से शार्पली कंट्रास्ट करती है जो वो वहां परफॉर्म क्रून आया है। जियाना की लेविश कोरोनेशन पार्टी में इनफिल्ट्रेशन टेंस और एक्सपर्टली एग्जीक्यूटेड है। जॉन क्राउड्स में एक फैंटम की तरह मूव करता है, उसकी प्रेजेंस तब तक अननोटिस्ड रहती है जब तक बहुत देर न हो जाए। वो जियाना को उसके प्राइवेट चैम्बर्स में कन्फ्रंट करता है। सीन अनएक्सपेक्टेडली पॉइंटेड है। जियाना अपने ब्रदर की एम्बिशन और जॉन के पर्पस से अवेयर अपनी फेट का सामना एक सर्टेन ट्रैजिक डिग्निटी के साथ करती है। वो अपनी लाइफ खुद एंड क्रूने का फैसला करती है, अपने ब्रदर के खिलाफ एक फाइनल एक्ट ऑफ डिफाइंस में अपनी रिस्क स्लिट कर लेती है, बजाय इसके कि जॉन को उसे डायरेक्टली मारून का सेटिस्फैक्शन या शायद बर्डन दे। जॉन अपने टास्क से बाउंड उसकी डेथ एक सिंगल शॉट से इंश्योर करता है जब उसके गार्ड्स रूम में स्टॉर्म क्रूना शुरू करते हैं। जिस मोमेंट जियाना मर जाती है, ओनल हेल ब्रेक्स लूज। जॉन को अपना रास्ता फाइट करके बनाना होगा। जियाना का लॉयल बॉडीगार्ड कैसियन, जो जॉन के साथ एक प्रोफेशनल रिस्पेक्ट शेयर करता है, उसका प्राइमरी एडवर्सरी बन जाता है। उनका इनिशियल कॉन्फ्रंटेशन ब्रूटल है, एक क्लोज क्वार्टर्स बैटल जो रोम के नीचे कैटाकॉम्स में स्पिल आउट हो जाता है। फाइट कोरियोग्राफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। गन फू और ग्रैपलिंग का एक ब्लेंड शॉकेस करती है जो विसरल और विजुअली स्टनिंग दोनों है। हर मूव एकदम परफेक्ट, हर इंपैक्ट महसूस होता है। जॉन डे डली मोशन का एक व्हर्लविंड है, लेकिन कैसियन एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है, इक्वली स्किल्ड और जियाना का बदला लेने की डिजायर से ड्रिवन। जॉन रोम से एस्केप क्रून में मैनेज करता है, लेकिन बिना बॉडीज का ट्रेल और एक बहुत डिटरमाइंड कैसियन को अपने पीछे छोड़े। मिशन टेक्निकली कंप्लीट है, मार्कर फुलफिल्ड है, लेकिन जॉन सेंटिनो को जानता है, वो जानता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। हाई टेबल के एक मेंबर का असैसिनेशन क्रून का एक्ट, भले ही मार्कर के ड्यूरेस में ने अंडरवर्ल्ड में रिबल्स भेज दिए हैं। जॉन अब एक से ज्यादा तरीकों से एक मार्क्ड मैन है। उसका न्यूयॉर्क का रिटर्न जर्नी सेफ्टी में रिटर्न नहीं है, बल्कि एक और बड़े स्टॉर्म में फ्लाइट है। एक ऐसा स्टॉर्म जिसे उसी आदमी ने ऑर्केस्ट्रेट किया है जिसने उसे इस लाइफ में वापस फोर्स किया था। सेक्शन 6 द प्राइस ऑफ बिट्रेयल, अ सिटी ऑफ हंटर्स। जैसे ही जॉन सेंटिनो के प्रति अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करता है, वो ट्रेचरस इटालियन अपने ट्रू इंटेंशंस रिवील कर देता है। लूज एंड्स टाई अप क्रून और अपनी पावर सीमेंट क्रून के लिए सेंटिनो जॉन विक के हेड पर $7 मिलियन का बाउंटी प्लेस करता है। वो न्यूयॉर्क सिटी के सभी असैसिन्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर देता है। इफेक्टिवली जॉन की बैक पर एक जाइंट टारगेट पेंट कर देता है। न्यूज अंडरवर्ल्ड के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में वाइल्ड फायर की तरह फैल जाती है। सडनली जॉन सिर्फ एक टास्क कंप्लीट क्रून वाला असैसिन नहीं रह जाता, वो प्रीडेप्टर्स से भरे शहर में सबसे वैल्यूएबल प्रे बन जाता है। उसका ब्रीफ रेस्पाइट ओवर हो गया है। जॉन का न्यूयॉर्क वापस अराइवल इमीडिएट वायलेंस से मिलता है। हर असैसिन, सीजन प्रोफेशनल से लेकर एम्बिशियस न्यूकमर्स तक, उसे अपनी फॉर्च्यून का टिकट समझता है। शहर एक हंटिंग ग्राउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पब्लिक स्पेसेस बैटलफील्ड्स बन जाते हैं। एक क्वाइट सबवे राइड एक डे डली नाइफ फाइट में बदल जाती है। एक क्राउडेड प्लाजा में वॉक एक गन बैटल में इरप्ट हो जाती है। जॉन रिलेंटलेस है, उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एक रेजर एज तक होन्ड हैं, लेकिन अटैकर्स न्यूमरस और इक्वली डिटरमाइंड हैं। वो आउटनंबर्ड है, कभी कभी आउटगन्ड भी, लेकिन स्किल या रिसॉल्व में कभी आउटमैच नहीं होता। एक्शन सीक्वेंसेस रिलेंटलेस और इन्वेंटिव हैं। एक मेमोरेबल एनकाउंटर में एक सबवे स्टेशन में वायलिन बजाने वाला असैसिन शामिल है, और दूसरा 2 असैसिन्स को फीचर करता है, जिसमें कैसियन भी है, जिसने उसे रोम से फॉलो किया है। एक ब्रेटेकिंग फाइट में जो स्ट्रीट से क्रैश होकर दी कॉन्टिनेंटल में ही घुस जाती है, जहां होटल के सेक्रेट रूल्स के कारण वायलेंस मोमेंटली पॉज हो जाती है। एडवर्सरीज की शीर नंबर जॉन के लेजेंडरी स्टेटस को हाईलाइट करती है। उसे नीचे गिराना एक मॉन्यूमेंटल चैलेंज है, लेकिन रिवॉर्ड इतना टेम्पटिंग है कि बहुत लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते। वो किलर्स की वेव्स से फाइट करता है। हर एनकाउंटर पिछले वाले से ज्यादा डेस्परेट होता है। जॉन का स्ट्रगल पैल्पेबल है, वो थका हुआ है, वुंडेड है, और ओन ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। कांस्टेंट थ्रेट उसे हमेशा विजिलेंट रहने, अपने एनवायरनमेंट, अपनी विट्स और अपनी फॉर्मिडेबल ट्रेनिंग के हर आउंस का इस्तेमाल करके जिंदा रहने पर फोर्स करता है। वो एक अंडरवर्ल्ड डॉक्टर से मेडिकल अटेंशन सीख करता है, भागने से पहले एक ब्रीफ मोमेंट ऑफ रेस्पाइट। शहर खुद उस पर क्लोज इन होता हुआ लगता है। हर शैडो एक पोटेंशियल थ्रेट, हर स्ट्रेंजर एक पॉसिबल किलर। बाबा यागा के रूप में उसका लेजेंडरी स्टेटस अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक टेस्ट किया जा रहा है, और सर्वाइवल एक मोमेंट टू मोमेंट बैटल है।
सेक्शन 7 अलायंसेज इन द अंडरवर्ल्ड, द बोरी किंग्स गैम्बिट। डेस्परेट और हर तरफ से असैसिन्स के क्लोज इन होने पर जॉन विक एक अनलाइकली एलाई सीख करता है। वो बोरी किंग के पास जाता है, एक शैडोई फिगर जो होमलेस इंडिविजुअल्स के एक वास्ट नेटवर्क को कमांड करता है, जो एक अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स सर्विस के तौर पर ऑपरेट करते हैं। लॉरेंस फिशबर्न द्वारा कैरिस्मेटिक अथॉरिटी के साथ प्ले किया गया बोरी किंग इस हिडन वर्ल्ड का एक और फैसिनेटिंग फैसेट है। वो हाई टेबल के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर ऑपरेट करता है, लेकिन अपने आप में एक सिग्निफिकेंट पावर है। जॉन उसे अप्रोच करता है वुंडेड और मदद की सख्त जरूरत में, ओल्ड कनेक्शंस या शायद एस्टैब्लिश्ड ऑनर्डर के शेयर्ड डिफाइंस का अपील करते हुए। बोरी किंग इनिशियली स्केप्टिकल और जॉन के हेड पर मैसिव बाउंटी से अवेयर जॉन की प्ली सुनता है। उसे जॉन याद है, उसकी रेपुटेशन जानता है। जॉन उसे एक चॉइस ऑफर करता है, उसकी मदद करो या सेंटिनो की अनचेक्ड एम्बिशन के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो, जो इवेंचुअली बोरी किंग के डोमेन को भी थ्रेटन कर सकती है। एक टेंस नेगोशिएशन के बाद और शायद जॉन की ऑडेसिटी के लिए कुछ ग्रजिंग रिस्पेक्ट के साथ बोरी किंग मदद क्रूने के लिए अग्री करता है। वो जॉन को एक वेपन प्रोवाइड करता है, एक किम्बर 1911 जिसमें ठीक 7 बुलेट्स हैं, बाउंटी के हर मिलियन के लिए एक और सेंटिनो के लोकेशन तक पैसेज। इस मीगर असिस्टेंस के साथ जॉन सेंटिनो डी एंटोनियो के साथ अपने फाइनल कॉन्फ्रंटेशन की तैयारी करता है। वो जानता है कि सेंटिनो हेवीली गार्डेड होगा, लाइकली किसी सिक्योर लोकेशन में। प्लान सिंपल है, सेंटिनो तक पहुंचो और उसके होम के डिस्ट्रक्शन, बिट्रेयल और उस लाइफ में वापस फोर्स किए जाने का रिवेंज लो जिससे वो घृणा करता है। बोरी किंग का नेटवर्क उसे सिटी के अंडरबेली से गाइड करता है, जिससे वो ऊपर स्ट्रीट्स पर उसे अभी भी सर्च कर रहे कई हंटर्स को बाईपास कर पाता है। यह हिसाब बराबर क्रूने का एक डायरेक्ट पार्ट है। इसके बाद का कॉन्फ्रंटेशन एक स्पेक्टेक्युलर सेट पीस है, जो एक मॉडर्न आर्ट म्यूजियम के मिरर्स से भरे एग्जिबिट में होता है, एक डिसोरिएंटिंग और विजुअली स्टनिंग बैटलफील्ड क्रिएट करता है। जॉन सेंटिनो के रिमेनिंग गार्ड्स, जिसमें एरिस भी शामिल है, से एक ब्रूटल और स्टाइलिश शोडाउन में फाइट करके अपना रास्ता बनाता है। सेंटिनो कावर्डली और आउटमैच्ड फ्ली करता है। जॉन उसे रिलेंटलेसली परस्यू करता है। चेज उन्हें उस एक जगह ले जाती है जहां सेंटिनो बिलीव करता है कि वो सेफ रहेगा, द कॉन्टिनेंटल होटल। सेंटिनो रूल्स जानता है, उसे लगता है कि वो होटल की प्रोटेक्शन में जॉन के जाने का वेट कर सकता है। वो जॉन के ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में मिस्टेकन है। सेक्शन 8 सैंक्चुअरी वायलेटेड द अनब्रेकेबल रूल ब्रोकन। सेंटिनो डी एंटोनियो एरोगेंट और खुद को अनअचेबल बिलीव करते हुए न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल के हैलोड हॉल्स में रेफ्यूज सीक करता है। वो होटल के लाउंज में बैठता है, जॉन को टॉन्ट करता है, इस नॉलेज में सिक्योर कि कॉन्टिनेंटल ग्राउंड्स पर कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं किया जा सकता। ये उनकी दुनिया के 2 कार्डिनल रूल्स में से एक है। एक रूल जो एंश्योर करता है कि होटल न्यूट्रल टेरिटरी रहे, उनकी क्लैंडेस्टाइन सोसाइटी के सभी मेंबर्स के लिए एक सैंक्चुअरी। इस रूल को ब्रेक क्रूना सेवेरिएस्ट पेनल्टीज को इनवाइट क्रूना है, पूरे सिस्टम का एनिमी बनना है। ये एक ऐसी लाइन है जिसे बहुत कम लोग कभी क्रॉस क्रूने की डेयर करेंगे। जॉन विक हालांकि अपनी लिमिट से बियॉन्ड पुश किया जा चुका है। उसने अपना होम, अपना पीस खो दिया है और उसे रिलेंटलेसली हंट किया गया है। तथाकथित सैंक्चुअरी के अंदर सेंटिनो का स्मग डिफाइंस फाइनल प्रोवोकेशन है। सेंटिनो और एस्टैब्लिश्ड ऑनर्डर दोनों के खिलाफ एक कोल्ड डेलिब्रेट एक्ट ऑफ डिफाइंस में जॉन अपना वेपन रेज करता है और कॉन्टिनेंटल लाउंज में सेंटिनो डी एंटोनियो को एग्जीक्यूट कर देता है। एक्ट स्विफ्ट, शॉकिंग और इरिवर्सिबल है। इसके बाद की साइलेंस उसके ट्रांसग्रेशन के वेट से हैवी है। उसने एक अनब्रेकेबल रूल ब्रेक कर दिया है। विंस्टन मैनेजर को समन किया जाता है, उसका एक्सप्रेशन ग्रिम है। वो जॉन का रेज समझता है, शायद कुछ लेवल पर सिंपैथाइज भी करता है, लेकिन रूल्स एब्सोल्यूट हैं। तुमने रूल्स तोड़े हैं, विंस्टन कहता है, उसकी आवाज काम लेकिन फर्म। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? जॉन को एक्सकम्युनिकेटो डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसकी मेंबरशिप रिवोक कर दी जाती है, उसके सारे प्रिविलेजेस और वर्ल्ड वाइड कॉन्टिनेंटल सर्विसेज तक उसकी एक्सेस नलिफाइड कर दी जाती है। और भी क्रिटिकली, उसकी लाइफ पर $7 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट न सिर्फ रीइंस्टेट किया जाता है, बल्कि डबल करके इंटरनेशनल बना दिया जाता है। वो अब प्लैनेट के हर असैसिन के लिए फेयर गेम है, कोई सेफ हेवन नहीं बचा। विंस्टन पास्ट रिस्पेक्ट या शायद फ्रेंडशिप के जेस्चर में जॉन को 1 घंटे का हेड स्टार्ट देता है, इससे पहले कि एक्सकम्युनिकेटो स्टेटस एक्टिव हो और ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो जाए। फिल्म एक चिलिंग क्लिफहैंगर पर एंड होती है। जॉन विक इंजर्ड और अकेला अपने डॉग के साथ सेंट्रल पार्क में रन कर रहा है। उसका फोन बजता है और फिर उसके चारों ओर दूसरे फोन बजने लगते हैं। हर पर्सन जिसके पास से वो गुजरता है मुड़कर उसे देखता है। पूरी दुनिया अब उसका हंटिंग ग्राउंड है और वो प्रे है। बाबा यागा ऑन एंड द रन है। हाई टेबल का पूरा वेट और उसके लीजन्स ऑफ असैसिन्स उस पर डिसेंड होने वाले हैं। सेक्शन 9 एकोज ऑफ गन फायर चैप्टर 2's एंड्यूरिंग इम्पैक्ट। जॉन विक चैप्टर 2 ने ऑडियंस को सिर्फ हाई ऑक्टेन एक्शन का एक और डोज प्रोवाइड करून से कहीं ज्यादा किया।
इसने जॉनर के लिए बार सिग्निफिकेंटली रेज कर दिया। फाइट कोरियोग्राफी के लिए इसका इनोवेटिव अप्रोच, जिसे अक्सर गनफू कहा जाता है, ने मार्शल आर्ट्स को गन प्ले के साथ इस तरह ब्लेंड किया जो फ्रेश, ब्रूटल और इनक्रेडिबली स्टाइलिश लगा। फिल्म का प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और लॉन्ग टेक्स के प्रति कमिटमेंट ने ऑडियंस को इसमें शामिल स्किल और फिजिकलिटी को फुली अप्रिशिएट क्रून दिया। एक्शन के बियॉन्ड इंट्रिकेट असैसिन अंडरवर्ल्ड का एक्सपेंशन अपने यूनिक रूल्स, करेंसी और इंस्टीट्यूशंस के साथ व्यूअर्स को कैप्टिवेट किया और इसे ज्यादा कन्वेंशनल एक्शन थ्रिलर्स से अलग किया। चैप्टर 2 के लिए क्रिटिकल और ऑडियंस रिसेप्शन ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव था। क्रिटिक्स ने इसकी रिलेंटलेस पेसिंग, स्टनिंग विजुअल्स, कियानू रीव्स की डेडिकेटेड परफॉर्मेंस और इसकी इंटेलिजेंट वर्ल्ड बिल्डिंग की प्रीज की। इसे सिर्फ एक वर्दी सीक्वल के तौर पर ही नहीं, बल्कि ऑलरेडी एक्सीलेंट ओरिजिनल पर एक इंप्रूवमेंट के तौर पर देखा गया। ऑडियंस थिएटर्स में टूट पड़ी, फिल्म को एक सिग्निफिकेंट बॉक्स ऑफिस सक्सेस बनाते हुए, जो अपने प्रीडिसेसर को फार सरपास कर गई और जॉन विक को एक मेजर एक्शन फ्रेंचाइज के रूप में सीमेंट कर दिया। फिल्म रेजोनेट हुई क्योंकि इसने एक सोफिस्टिकेटेड, एडल्ट ओरिएंटेड एक्शन एक्सपीरियंस ऑफर किया जो अपनी कॉम्प्लेक्स मिथोलॉजी को पैंडर या सिंप्लीफाई नहीं करता था। फिल्म का ट्रू सिग्निफिकेंस इस बात में है कि इसने जॉन विक यूनिवर्स को कितनी मास्टरफुली एक्सपैंड किया। इसने फर्स्ट मूवी में हिंट किए गए इंट्रिगिंग कॉन्सेप्ट्स को लिया और उन्हें एक रिच, बिलीवेबल क्लैंडस्टाइन वर्ल्ड में फ्लैश आउट किया। ये केयरफुल वर्ल्ड बिल्डिंग ने फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स, स्पिन ऑफ्स और हाई टेबल और इसकी ग्लोबल रीच की डीपर एक्सप्लोरेशन के लिए फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड किया। क्लिफहैंगर एंडिंग, जिसमें जॉन को एक्सकम्युनिकेटो डिक्लेयर किया गया, एक बोल्ड मूव था जिसने ऑडियंस को और के लिए डेस्परेट छोड़ दिया। चैप्टर 3 के लिए परफेक्टली स्टेज सेट किया और ओवरवेमिंग ऑड्स के खिलाफ जॉन की पेरिलस जर्नी का कंटिन्यूएशन एंश्योर किया। अल्टीमेटली जॉन विक चैप्टर 2 ने फ्रेंचाइज की जगह एक मॉडर्न एक्शन क्लासिक के रूप में सॉलिडिफाई कर दी। इसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि सीक्वल न सिर्फ मैच कर सकते हैं, बल्कि ओरिजिनल को सरपास भी कर सकते हैं। स्कोप, स्टोरी टेलिंग और एक्शन में ज्यादा एम्बिशियस होने की डेयरिंग करके इसका इन्फ्लुएंस सबसीक्वेंट एक्शन फिल्मों में देखा जा सकता है, जिन्होंने इसके स्टाइल और इंट्रिकेट वर्ल्ड बिल्डिंग को एम्यूलेट क्रून की कोशिश की है। इसकी गनफायर की एकोज एक्शन जॉनर में रिवर्बरेट करती रहती है। इसकी क्वालिटी, इनोवेशन और एक रिलक्टेंट हीरो के एंड्यूरिंग अपील का टेस्टामेंट है, जिसे एक ऐसी दुनिया में अपने सर्वाइवल के लिए फाइट क्रून पर फोर्स किया जाता है जो उसे रेस्ट नहीं क्रून देती।